हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से नन्हे से चैनल पंचशिला एकेडमी पर, जहां हम लोग आज एंटर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी इनविजिबल दुनिया के अंदर। और ये इनविजिबल दुनिया हमारी शुरू होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो बच्चों, हवा हमको लगती बड़ी शांत है, हवा हमको लगती बड़ी शांत है, दिखता नहीं हमको कोई मूवमेंट, इसका कोई मूवमेंट हमको दिख नहीं रहा है इस हवा का। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में हवा के अंदर लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, आते हैं, दीवार पर टकराते हैं, हमारे फेस पर टकराते हैं और टकरा के बाउंसिंग बैक होते हैं। ये अप्लाई करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को और बाकी सारी बेसिक कैरेक्टर्स जो मोशन पर बेस्ड है, वो सब हम लोग इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत और एक नई इंटरेस्टिंग लाइफ हमारी इनविजिबल यहाँ से शुरू होती है और हम अब जाने वाले हैं गैसेस के अंदर और एंटर करके उन मॉलिक्यूल्स की वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा है ये बेस्ड है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ बेसिक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। हम चार्ल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, बॉयल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही हम आइडियल गैस इक्वेशन को भी डिराइव करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। देन कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपके साथ करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की और एंटर करते हैं हम इसी इनविजिबल दुनिया में। तो इस इनविजिबल दुनिया में सबसे पहली जो डिस्कवरी मानी जाती है मैटर से छोटा कोई एक एलिमेंट, कोई एक सब्सटेंस कौन हो सकता है, तो उसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है 1803 में जॉन डाल्टन को। और ये प्रपोज करते हैं कि दैट एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स कॉल्ड एटम। हर एक मैटर जो बना है वो सब एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट उनके अंदर है, एक छोटा सा कंपोजिशन हर मैटर के अंदर प्रेजेंट है। और उस समय का ये सबसे बड़ा डिस्कवरी है था कि मैटर से छोटा उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमको मिला है, दैट इज एटम। ओके, तो जब एटम आ जाता है हमारे सामने कि भैया मैटर जो बनी हुई है हमारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का एक पूरा कंपोजिशन मिलकर एक बड़ा सा मैटर हमारे सामने आता है। और हर मैटर के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। हर मैटर का एक एटम अपना एक अलग बिहेवियर रखता है, एक अलग नेचर वो रखता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसकी साइज कितनी होगी। तो एक स्मॉल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे एटम कुछ एक नंबर में अगर कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है क्या, एक मॉलिक्यूल। और जो हमारे एटम का साइज होता है वो साइज हमको मिलता है 1 एंगस्ट्रॉम। मीटर में अगर हम बात करें तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर वाला। ओके, इतना छोटा सा हमारे एटम का साइज है जिसे हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। इतना छोटा पार्टिकल आता है हमारे फेस पर टकराता है और बाउंसिंग बैक होके दोबारा किसी अनदर डायरेक्शन में चले जाता है। ठीक है, डायरेक्शन बदलती है, प्रेशर अप्लाई करता है, कुछ पर्टिकुलर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, इस वजह से इनके पास कुछ टेम्परेचर भी होता है। तो आज हम टेम्परेचर के बारे में भी जानेंगे कि एक्चुअल में ये गर्म या ठंडे को रिप्रेजेंट करता है या फिर ये कहता है
कि मॉलिक्यूल के पास कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, उसी की कैलकुलेशन हमारा क्या है, टेम्परेचर। ओके, तो ये सारे डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे एटम की। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास एटम आ चुका है, और हर एक मैटर के अंदर ये एटम डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, और हमेशा इन स्टेट ऑफ मोशन में ये हमको मिलते हैं। सॉलिड के अंदर इनके मोशन थोड़े स्लो होते हैं, लिक्विड्स के अंदर इनके मोशन थोड़े से फास्ट हो जाते हैं, और गैसेस के अंदर तो और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब दो एटम को हम एक दूसरे के नियर लाते हैं तो शुरुआत में इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लेकिन पास लाते लाते हम इतना पास ले आते हैं कि अब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत लो होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वहां से और ज्यादा पास में अगर आप इनको लेकर आओगे तो ये दोनों एटम एक दूसरे को वहां से रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, दूर ले जाओगे तो वही फिर से अट्रैक्शन फोर्स इन पे वर्क करने लग जाता है। ओके, तो बच्चों जब ये एटम हमारे अलग अलग मैटर के डिफरेंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हुए जब अलग अलग रैंडमली कॉन्स्टेंटली मोशन करते हुए हमको मिलते हैं, तो इसके जस्ट आफ्टर 17 ईयर्स 1873 के अंदर 1873 के अंदर एक थ्योरी आती है, वो कहती है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे एटम्स की काइनेटिक थ्योरी को। और इस पर सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन जो कैलकुलेशंस किए वो हमारे साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने किए हैं। ओके, तो जो हमको यहाँ पर बिहेवियर मिल रहे हैं गैसेस के, उन पर सबसे ज्यादा स्टडी किन दो साइंटिस्ट ने की, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। किसके बिहाफ पर, उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पर। ओके, और सबसे ज्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं पर पाई जाती है तो वो आपकी गैसेस है। सॉलिड के अंदर कम पाई जाती है, लिक्विड के अंदर भी सॉलिड से थोड़ी ज्यादा, लेकिन गैसेस से काफी कम काइनेटिक एनर्जी हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास होती है। सबसे कि गैसेस के अंदर बहुत सारी स्पेस, एक एटम यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, बहुत सारी वैकेंट स्पेस हमको गैसेस के अंदर मिलती है। तो इस तरह से हम देखा कि सबसे ज्यादा अगर मोशन कहीं कोई मॉलिक्यूल कर सकता है तो वो गैसेस है। ओके, इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी किसकी स्टडी करते हैं, गैसेस पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब गैसेस का जो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, एग्जैक्ट हम कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल आता है, टकराता है, अपना मोमेंटम इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है, ये कहीं जाता है, किसी दूसरे को टक्कर मारता है, ये अपना मोमेंटम किसी और को ट्रांसफर करता है। ओके, तो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैसेस होती है, और हमको जो एक्सपेरिमेंटल गैसेस मिलती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो हमारे पास रियल गैसेस है। तो यहां हम क्या करेंगे, वी स्टडी द एवरेज प्रॉपर्टी, एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। हम यहां गैस की एक बेसिक एवरेज प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। सब किसके बेस पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे पहला काम हम आते हैं उसके मीन फ्री पाथ पर। क्या कहता है हमको मीन फ्री पाथ? देखिए बच्चों, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें से हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये रैंडमली कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोशन कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल यहां से चलता है, यहां जाता है, यहां से चलते हुए यहां पहुंचता है, देन यहां चले जाता है, यहां से चलते हुए वो कहीं और यहां चले गए। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये रैंडम मोशन कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मॉलिक्यूल चला है हमारा तो इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ जाता है, यहाँ किसी मॉलिक्यूल से उसकी टक्कर होती है, कोलिजन होता है, और वो यहाँ से रिपेल होकर यहाँ पहुंच जाता है।
यहाँ किसी से टक्कर हुई, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से टक्कर होकर यहाँ पहुंच गया। तो जब भी चलता है ये एक स्ट्रेट रास्ते में चलता है, कब तक? जब तक कि उस रास्ते में इसकी किसी अनदर मॉलिक्यूल से कोई भी टक्कर ना हो। जैसे ही कोलिजन होगा ये अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। तो यहाँ 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 ये क्या हुए? कोलिजन्स, और इसमें इसने अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लिया है। तो हमने क्या किया, कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स पकड़ लिए। पहला कोलिजन मान लो यहाँ हुआ है, तो दूसरा हमको यहाँ पर मिल रहा है। दो कोलिजन के बीच जो हमारा एवरेज डिस्टेंस होता है इस मॉलिक्यूल का, उसी एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल का ये फ्री क्या है? पाथ है। सो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव का मतलब एक कोलिजन और उसके जस्ट बाद वाला अगला कोलिजन। जैसे पहला कोलिजन मान लो आपने यहां लिया, तो दूसरा कोलिजन कहां मिलेगा? यहां पर। इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो फ्री पाथ है, ये फ्री पाथ हमारा कहलाता है मीन फ्री पाथ। अंडरस्टैंड? ओके। यहाँ स्पीड मान लो इसकी c1 है, यहाँ स्पीड c2 है, यहाँ स्पीड c3 है, यहाँ स्पीड c4। तो एवरेज स्पीड हम इसकी कैलकुलेट करें, सो cn इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n, दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ आवर मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलिए आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। अब देखिए यहां से स्टार्ट करता है, टकराई, इसका कोलिजन हुआ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, और कोलिजन होने के बाद जब चलकर जब आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ इसका अगला कोलिजन हो जाता है। तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच इससे कुछ टाइम लग जाता है। दो टक्कर के बीच का एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर लग रहा है, इसे बोलते हैं हम, ये रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है आपका? रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्स का टाइम है। भैया एक मॉलिक्यूल आता है, टकरा गया किसी से, और टकरा के किसी दूसरी डायरेक्शन में चलने लग गया। अब बड़े रिलैक्स से वो कहाँ जा रहा है? एक स्ट्रेट रास्ते में जा रहा है। हाँ ध्यान रहे, ये मॉलिक्यूल गैस के इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इन पर लगने वाली ग्रेविटी भी क्या है? नेग्लिजिबल। क्योंकि हमने मोशन इन अ प्लेन पढ़ा है। एक पत्थर को जब हम फेंकते थे तो पत्थर सीधे जाते जाते ग्रेविटी उसको कहाँ ले आती थी? पैराबोलिक रास्ते में। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल पैराबोलिक रास्ते में नहीं चलते हैं, क्योंकि ये मास लेस है और ग्रेविटी क्या ही इफेक्ट करेगी इनके ऊपर। तो नेग्लिजिबल ग्रेविटी का इफेक्ट होता है इन पर, ये सीधे जाएंगे और टकराएंगे किसी दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच लगने वाला जो टाइम टेकन हमारा है, उसी टाइम टेकन को हम कहते हैं रिलैक्स का टाइम है, आराम का टाइम है हमारे, मींस रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम है अपना τ1, यहाँ τ2 है, यहाँ τ3 ले लिया, यहाँ τ4। तो रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या कर लिया हमने? n। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम का इंपॉर्टेंस जब हम इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे, क्लास 12 में बेसिकली पूरा इलेक्ट्रोस्टेट है वहां पर, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा काम आने वाला फेनोमेना है हमारा। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? यही डेफिनेशन हम वहां भी यूज करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यहां हम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों आते हैं बॉयल्स लॉ पर। तो गैस के अंदर सबसे पहला रूल हमारा क्या है? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ हमको कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम किसी गैस का कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम लें और उस गैस का टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। T हमारा यहाँ पर हो गया है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, मीन्स वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू प्रेशर ऑफ गैस। ऐसा कहना है किसका? बॉयल्स लॉ का। कब कब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है और कब बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, उसकी स्टडी करेंगे हम इसके ग्राफ की हेल्प से।
तो हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ हाइट बता रही है प्रेशर को और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रही है वॉल्यूम को। ओके बच्चों, चलिए, तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये कहता है कि हाई प्रेशर पर वॉल्यूम लो होगा हमारी गैस का, लेकिन प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वॉल्यूम वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा। एक अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होना है, इंक्रीज। तो प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होते चले जा रहा है। और ये जो ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट किया है, ये ग्राफ हमारा किसी आइडियल गैस के लिए, किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। तो इस तरह का कहीं आपको कर्व मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाएगा। लेकिन हमारे पास तो आइडियल गैसेस होती नहीं है, हमारे पास तो ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये सब रियल गैसेस होते हैं। और रियल गैसेस पर जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रेशर और वॉल्यूम पर कैलकुलेशन करते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो जो ग्राफ हमको मिलती है वो ग्राफ हमको कुछ इस तरह की मिलती है। इस तरह की हमको ये ग्राफ मिल रही है जो कि एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है किससे, रियल गैसेस। यहां पर हमने टेम्परेचर T1 क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। ओके, हमने गैस का टेम्परेचर बदल लिया, किसी दूसरे टेम्परेचर को लिया हमने, वो टेम्परेचर कर लिया हमने T2, और T2 टेम्परेचर पर हमने किसी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम पर फिर से स्टडी किया। यहां टेम्परेचर कितना है, T2, बट इस समय कंडीशन ये है कि ये जो T2 टेम्परेचर है ये कम है किससे, T1 से। T1 टेम्परेचर हमारा ज्यादा था T2 से, तो हमने टेम्परेचर को कम किया और फिर से इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो गैस और डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है और हमको कर्व कुछ इस तरह का मिलता है। मतलब हुआ यूं कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व हम यहां बना रहे हैं वो हमारे थ्योरेटिकल कर्व से मैच नहीं करता है। तो कंडीशन ये हुई, देखिए कुछ कंक्लूजन यहां पर हमने बनाए हैं आपके लिए। तो ये कहता है एक्सपेरिमेंटल कर्व डेविएट्स मोर देन थ्योरेटिकल कर्व एट लो टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर लो करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल कर्व ज्यादा डेविएट हो जाता है एज कंपेयर टू आवर थ्योरेटिकल कर्व। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये आपका थ्योरेटिकल कर्व है, और जो व्हाइट लाइन दिख रही है डैश वाली, ये आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो ये ज्यादा डेविएट हो जाता है कहां पर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, टेम्परेचर लो लिया, हाई प्रेशर पर ये क्या हो गया हमारा, ज्यादा डेविएट हो जाता है। हेंस एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस डज नॉट ओबेस बॉयल्स लॉ। तो अगर आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखेंगे तो जो बॉयल्स लॉ है हमारा वो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर। मतलब ये बिहेवियर जो है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। अंडरस्टैंड? ओके, एक और कर्व हम लेते हैं जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। यहां पर टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया T0, और जो T0 टेम्परेचर है वो T1 से भी कैसा है, हाई है। तो जब हाई टेम्परेचर पर हम बढ़ते हैं आगे तो ये जो कर्व हमको मिलेगा थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल कर्व, वो लगभग लगभग हमारा मैच करता हुआ दिखेगा थ्योरेटिकल कर्व के साथ। मींस हुआ यूं कि जैसे जैसे हाई टेम्परेचर हम रियल गैस का इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो कर्व बनेगा हमारा एक्सपेरिमेंटली वो हमारा आइडियल गैस का जो थ्योरेटिकल कर्व हमने बनाया था उसके एग्जैक्ट क्या कर रहे जाएगा, मैच होते चले जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पर ही हम बॉयल्स लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एक्सपेरिमेंटल कर्व एंड थ्योरेटिकल कर्व ऑलमोस्ट सेम क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, ये सेम हो जाते हैं। हेंस बॉयल्स लॉ इज ओबेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हमारा साइंटिस्ट बॉयल्स का मानना है।
ओके, उस केस में हम ये प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। इसको उठा के यहां लाते हैं तो ये हमको मिलता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, या हम इसको कर लें V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। ओके, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और यहां से हम इनिशियल फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। मतलब 4 अननोन क्वांटिटी है, किसी भी 3 नॉन क्वांटिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो चौथा वाला वैल्यू अपने को यहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम चार्ल्स लॉ पर। चार्ल्स लॉ का कहना है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर किसी गैस का प्रेशर आप कांस्टेंट कर देते हैं, वहां टेम्परेचर था, यहां क्या कर दिया हमने, प्रेशर कांस्टेंट, so the volume of gas is directly proportionate to the absolute temperature। absolute temperature मतलब temperature in Kelvin। ओके, इसका मतलब यही है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने पूरी तरीके से गैस का क्या कर लिया है, अब कांस्टेंट कर लिया। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस था हमारा बॉयल्स लॉ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल हो जाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, टेम्परेचर। ये चार्ल्स का कहना है। यहां भी हम इसका कर्व बना के इसकी भी डिस्कशन करते हैं, ये भी एक्चुअल में फॉलो होता है कि नहीं। तो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर की कैलकुलेशन हमने यहां भी की है। तो हम देखते हैं दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, ऐसा चार्ल्स का मानना है। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलना चाहिए। ओके, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहा है। ये आइडियल गैस के लिए, आपका थ्योरेटिकल कर्व आइडियल गैस के लिए है, लेकिन जब आप रियल गैस के लिए स्टडी करते हैं तो वो हमको कुछ इस तरह का मिलता है। मतलब हुआ यूं कि जब लो टेम्परेचर पर हम आएंगे उस कंडीशन में ये चार्ल्स लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट नहीं है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो आपकी आइडियल गैस के कर्व से अपना कर्व मैच करते जाएगा। ये टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर एक दूसरा टेम्परेचर हमने लिया, जिस समय टेम्परेचर T2 है और वो टेम्परेचर T1 से कैसा है, हाई। तो ये जो कर्व है जो कुछ ज्यादा मैच करेगा किसके साथ, उस गैस के कर्व के साथ जिसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, कुछ इस तरह से। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो इस थ्योरेटिकल कर्व से मैच करता हुआ हमको मिलेगा। उस केस में आपका वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ओके, चलिए, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, और इसको इधर भी ला सकते हैं, सारे 1 1 एक तरफ, T1 बाय V1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। ओके, तो कंक्लूजन ये कहता है एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। हमारी रियल गैस भी बिहेव करती है किसके जैसा, आइडियल गैस के जैसा। दैट इज अवर चार्ल्स लॉ। चलिए दोनों को कंबाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनेट है प्रेशर के, एंड चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किसके, टेम्परेचर के। दोनों को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर हमको मिलता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू प्रेशर। ओके, चलो प्रेशर को इधर ले आते हैं PV और इसको हटाते हैं, बाय में ले आते हैं T इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। और इसको दूसरा हटाने का दूसरा तरीका ये है, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2
बाय क्या होगा T2। ओके, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैस के वॉल्यूम और अलग अलग क्या चीजें हैं यहाँ पर, प्रेशर होते हैं। दैट इज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का एक कॉम्बिनेशन जो आपकी हेल्प करेगा काफी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम गिवन होगा, T1 टेम्परेचर पर आपको वॉल्यूम इतना दे दिया जाएगा, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर जब बढ़ाया हमने 50 डिग्री सेल्सियस, या मान लो कुछ होगा 10 से 50 कर दिया अपन ने, 50 पर प्रेशर इतना है, तो बताओ वॉल्यूम कितना होगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग सारे कैलकुलेशन इन दोनों लॉज की हेल्प से इसको कंबाइन करते हुए यहाँ से वो न्यू वॉल्यूम गैस का आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो इसी पर बेस्ड हमारा एक न्यूमेरिकल यहाँ आता है। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1.0 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक। एक लेक है, यहाँ पे पहले लेक बनाते हैं हम लोग। ये कोई लेक है, पानी भरा हुआ है और हमारा पानी थोड़ा येलो कलर का है, कोई बात नहीं। तो येलो कलर का ये पानी हमने यहाँ पर फिल किया है, हमारे पास एक एयर बबल है जो यहाँ बॉटम में रखा हुआ है। कहाँ पर है ये, बॉटम में। डन, इसका वॉल्यूम इतना है। क्या बोल रहा है, राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ लेक, कितना 40 मीटर। इसकी जो डेप्थ आपको दे रखी है, ये डेप्थ है 40 मीटर, 40 मीटर डेप्थ में है, और यहां से ये बबल चलते हुए कहां जा रहा है, डीप, एट द टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री। अच्छा, टेम्परेचर भी दे रखा है, मतलब जो एयर का बबल है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो 40 मीटर गहराई में है, ये डेप्थ इज इक्वल टू 40 मीटर, और इस समय जो टेम्परेचर है गैस का T, वो है आपका कितना, 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस यहां पर इसका टेम्परेचर है। टू व्हाट वॉल्यूम, कौन से वॉल्यूम पर, डज इट ग्रो व्हेन इट रीचेस द सरफेस। अब यहां से चलकर कहां आ रहा है, ये सरफेस पर, ये सरफेस पर चलते हुए मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है, विच इज एट टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। जब ये यहाँ बॉटम से चलकर टॉप पर आता है, यहाँ टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से दौड़ते हुए आता है, तो यहाँ आते आते टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस इसको मिलता है। ठीक है, तो इसको हम T1 मान लेते हैं, इस समय गैस का वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, और जब ये चलकर यहाँ पहुंचेगा तो इसका वॉल्यूम V2 कितना है, वो आपको फाइंड करना है। डन, इतनी बातें। बॉटम में था, चलकर आया सरफेस पर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, और हमने अभी पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी गैस का बढ़ेगा। तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कहता है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। यहां से आप V2 फाइंड कर सकते हैं, तो V2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, P1 V1 इंटू T2 और डिवाइडेड बाय T1 इंटू P2। ये सारी वैल्यू अपने को चाहिए। V1 है, T2 है, ये रहा, टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, T1 है अपने पास, P2 और P1 नहीं है, इसको लाते हैं हम लोग। तो पहले तो डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम यहाँ सारी डिस्कशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कर रहे हैं। तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा 273 प्लस 12 में, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाएंगे आप तो प्लस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 325 और 8, 235 और 178, 285 केल्विन में। ओके, तो T2 टेम्परेचर कितना है, जो T2 टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 273 को, 35 ऐड किया, 5 3 8 और 3 7 10, और ये कितना हो गया 308 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में आपको मिल गया है, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसी में हमारा आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेशर P1 और P2 कितना, तो देखो
गैस का मॉलिक्यूल अगर सरफेस पर है तो प्रेशर ये वाला कौन सा है, P2 है, ये टेम्परेचर T2 लिया था हमने। ओके, तो जो P2 प्रेशर है यहाँ पर, वो P2 प्रेशर तो हो गया 1 atm, क्योंकि ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, और 1 atm होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 पास्कल। ओके, सफिशिएंट है, पीए लिख दे। प्रेशर P1 फाइंड करना पड़ेगा, तो P1 प्रेशर कहाँ का है, यहाँ बॉटम का है। अब बॉटम में देखो आप, यहाँ अगर गैस का मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर ये H हाइट वाला क्या है, लिक्विड है। तो जो P1 प्रेशर है हमारा यहाँ से, वो P1 प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर तो दबा ही रहा है, ये P2 तो है ही, साथ में ये H हाइट वाला पानी भी इसको प्रेस कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ये पानी इसको दबा रहा है और इस पानी को एटमॉस्फेयर दबा रहा है। तो नेट प्रेशर कितना, P2 प्लस ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो जी एच की हेल्प से। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू रो इंटू जी इंटू एच। ओके, जब P1 प्रेशर हमारा है ये हो गया 1.013 10⁵ प्लस यहाँ डेंसिटी हमारी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी हमारा 10 है, और हाइट हमारी कितनी है, 40 है। डन। ओके, डेंसिटी हमारे पानी की कितनी होती है, 10⁻³ जी को हमने अप्रोक्स 10 ले लिया यहाँ पर। तो प्रेशर P1 इक्वल टू, अगर इस 1 को अपन छोड़ दें यहाँ से तो 10⁵ हो गई, ये 3 4 और ये भी क्या हो गई 5, तो 10⁵ तो यहाँ से कॉमन आ गई, क्या बचा 1 + 4 जो कि हो गया है 5 इंटू 10⁵ पास्कल। ये प्रेशर P1 भी आपके पास आ गया है। अब आपको वॉल्यूम V2 फाइंड करना था, सो V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम प्रेशर P1 हमारे पास ये रहा 5 इंटू 10⁵ इंटू वॉल्यूम V1, और V1 वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 रख दिया, इंटू टेम्परेचर T2 टेम्परेचर आपके पास है 308 केल्विन, 308 इंटू कुछ है ही नहीं, आ जाते हैं डिवाइडर में। डिवाइड बाय टेम्परेचर T1 है 285 इंटू प्रेशर P2 कहाँ है हमारा, P2 तो 1 atm है, तो 1 इंटू 1.01 ले लो, बाद में हटा देंगे, 01 इंटू 10⁵. ओके, ये हमें मिल रहा है। तो यहां से सॉल्व करते हैं, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगी पावर। अब 0.1 को क्या हटा दो, इसको कैंसिल आउट। अब बच रहा है हमारे पास ये वाला वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व करें यहाँ से, तो अप्रोक्सीमेट हमारी जो वैल्यू यहाँ आएगी ये 308 है, और ये अप्रोक्सीमेट 300 है। ठीक है, अगर मैं अप्रोक्स करूं तो लगभग ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। ओके, तो ये जो आंसर हमको मिलेगा V2 इज इक्वल टू 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या कर दिया अपन ने, कट कर दिया, तो कितना बचा अपने पास 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का बबल पानी के अंदर से 40 मीटर गहराई से चलते हुए 35 डिग्री वाले पानी के सरफेस पर आता है, तो उसका वॉल्यूम 5 गुना बढ़ जाता है, जो भी उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम था उससे 5 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अगर हम किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट कर लें, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट कर ले, सो द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो हमारे पास गैसेस है वो इक्वल वॉल्यूम पर अगर हो, तो एक गैस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हमको मिलते हैं वही दूसरी गैस के अंदर हमको मिलते हैं। मीन्स वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ एटम्स के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी से सीधा सीधा हम इसका वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, एन नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर। और इसको एग्जैक्ट समझने की कोशिश करें हम तो यूं मान लो आप कि आपके पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम हमने ले लिया 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरी गैस लेके आए हम, उसका भी वॉल्यूम हमारे पास है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इस पहली के लिए गैस के अंदर 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम पर, तो इस गैस के पास भी कितने होंगे, ओनली 4। लाइक ये हमारे पास गैस है, हम इसका इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं, एक गैस ले लेते हैं हम 30 ml वाली। ये लीजिए यहाँ पर कोई गैस है जो कितना वॉल्यूम रखती है 30 ml। यहाँ एक दूसरी गैस लेते हैं हम, चलो एक काम करते हैं, इसके वॉल्यूम को कम कर लेते हैं, इसके वॉल्यूम को हमने 15 ml कर लिया। तो 30 ml वाली गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हमारे कितने, 20 एटम्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 15 ml वाली इस गैस के अंदर कितने होंगे, तो 15 ml वाली गैस में होंगे, लगभग आधा हो गया है, तो यहां पर होंगे हमारे पास 10 एटम्स। ठीक है, बात समझ में आई आपके। तो एवोगैड्रो लॉ हमको यही कहता है, अगर हम प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी गैस के इक्वल वॉल्यूम को टेकन करते हैं, दो अलग अलग गैसेस के सेम वॉल्यूम को हम टेकन करते हैं, तो उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कैसे मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा वॉल्यूम बदल दिया है, तो जस्ट हमारे नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो गए इसके अंदर, हाफ हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए, दैट इज एवोगैड्रो रूल। चलिए, तो अब आते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन पर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आपने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, जहां पर पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ एटम्स है, आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, और टी यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ गैस है। ओके, तो ये हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। ओके, तो देखो बॉयल्स के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शनेट, चार्ल्स के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, और एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है नंबर ऑफ एटम्स के। अब इन तीनों रूल को हम कंबाइन करते हैं, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेट टू क्या क्या मिलेगा आपको, एन टी डिवाइडेड बाय क्या मिला, प्रेशर। इस प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा, आर इंटू एन इंटू टी डिवाइडेड बाय पी। हियर आर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड गैस कांस्टेंट, इसका नाम क्या रखा अपन ने, गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहां से हम इस P को इस तरफ लेके आते हैं, तो पी वी इज इक्वल टू हमको मिलता है एन आर टी। ये है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सीधा सीधा आपके एनआरटी के क्या होगा, इक्वल होगा, जहां पर सभी का अपना अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पर है। ये है हमारा आइडियल गैस के लिए हमारा एक आइडियल रूल, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके ग्राफ की डिस्कशन कर लेते हैं, आइडियल गैस के ग्राफ किस तरह के बनते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, ग्राफ बनाए हम, तो पीवी डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको यहां से लेते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं अपन इसका।
ओके, इधर हमने ग्राफ पर लिया है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अब यहां देखो, अरे रुक जाओ तुम, पीवी और एन और टी को हम डिवाइड में ले आते हैं इक्वल टू आर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो पीवी बाय एन टी इज इक्वल टू क्या मिला, हमने क्या लिया यहाँ पर कांस्टेंट। ओके, तो इस हाइट में हमने ले लिया पीवी बाय एन इंटू टी, और यहां लिया हमने प्रेशर, और आइडियल गैस का कर्व हम बनाते हैं और फाइंड करते हैं पीवी बाय एन टी इक्वल टू 1। तो यहां पर हमने कोई 1 ले लिया, ठीक है। अब आइडियल गैस का जो कर्व हमको मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, इसको हम डार्क कर लेते हैं। ये आइडियल गैस का क्या है, आपका कर्व है, पीवी बाय एन टी इज इक्वल टू 1। ओके, अब कोई दूसरी गैस लेते हैं, रियल गैस, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, पीवी बाय एन टी इक्वल टू 1। अब एक गैस हमने लिया, उसका टेम्परेचर हमने लिया कितना, T1। तो T1 टेम्परेचर पर जो हमको एक एक्सपेरिमेंटल गैस दी गई है उसका कर्व कुछ इस तरह से हमको मिलता है, जो कि आइडियल गैस के कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। टेम्परेचर और डिक्रीज किया हमने और दूसरी गैस ली, तो ये कर्व हमको और भी डिफरेंट यहाँ से क्या हो रहा है, मिलेगा। टेम्परेचर को जैसे जैसे आप लो करते जाएंगे ये कर्व आपका और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर लो करें और टेम्परेचर को हाई करते जाओ। तो हाई टेम्परेचर पर हम जब जाएंगे तो इस कर्व पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल कंडीशन को कब फॉलो करता है। तो इधर आओ, प्रेशर लो करो, टेम्परेचर को हाई करो, और ये वो कंडीशन है जहां पर ये गैस, हमारी रियल गैस, हमारी आइडियल गैस के कर्व को फॉलो करती है, क्योंकि इसके बाद तो कर्व लगातार क्या होता जाएगा, आपका बढ़ते चले जाएगा। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हमारी जो रियल गैसेस होती है वो हमारे इस आइडियल कर्व को फॉलो करेगी। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? ये आइडियल गैस के कुछ कर्व्स हमने यहां पर ड्रॉ किए हैं। देन अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटीएम प्रेशर। ओके, तो हमको शो करना है, शो दैट इट इज 22.4 लीटर। इसका जो वॉल्यूम होगा वो 22 पॉइंट कितना होगा, 4 लीटर होगा। ओके, तो जो हमारा टेम्परेचर है आइडियल, यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये 273 केल्विन हमको मिल जाएगा। और प्रेशर कितना है, 1 एटीएम मीन्स 1.013 10 टू पावर 5 पास्कल। ओके, सो लगाते हैं फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू, यह हमको मिलेगा एनआर टी। अब हमारे पास गैस जो है उसका 1 मोल हमारे पास प्रेजेंट है, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआर टी डिवाइडेड बाय प्रेशर। सो V इज इक्वल टू N1 है, R हमको मालूम है कितना है, तो जो R है आपका वो है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। सो 8.31 इंटू टेम्परेचर 273 बाय प्रेशर 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। ओके, ये है। अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलेगा वो रिजल्ट हमको मिलेगा 22.4 इंटू 10 की पावर 3 क्यूबिक मीटर, 10 टू पावर 3 क्यूबिक मीटर। अब इस क्यूबिक मीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 22.4 लीटर। कितना बचा है, 22.4 लीटर।
दैट इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम। ओके, तो ये शो कर दिया हमने कितना लीटर वॉल्यूम हमको गैस का मिलने वाला है। 1 मोल गैस था हमारे पास। क्लियर? चलिए, तो आज का जो लेक्चर है वो होता है हमारा यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये जो इनविजिबल पिक्चर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। इसके बाद भी अगर आपको इस इनविजिबल दुनिया में थोड़ा और घुसना है, जानना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेशन हमें दे सकते हैं। हम इसको और बेहतर करने की आपके लिए पूरी कोशिश करने वाले हैं। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर को और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल दी बेस्ट।